मैनेजमेंट थ्योरी क्या है, पीटर ड्रकर ने इसको दिया था। दे यूज अ सर्टेन टर्म्स जो पहली बार यूज किया गया था, और उन्होंने उसको जो जो भी टर्म्स तुम अब सुनते हो ना, वो सब उन्होंने तब बोला था जब उन्होंने अपनी ये थियोरी दी थी, मॉडर्न मैनेजमेंट थियोरी। आज की बात नहीं है ये भी, ठीक है ना। आल्सो ईयर्स बिफोर ही हैज थॉट अबाउट ऑल दोज थिंग्स, और उन्होंने फ्रीडम की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, फ्लेक्सिबिलिटी की, कोलैबोरेटिव वर्क प्लेस की, उन सब चीजों के बारे में बात किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल he coined such terms like leadership, like strategy, जिसको हम आज यूज करते हैं, ठीक है। एक मेथड होता है फ्री रेन लीडरशिप, एक अप्रोच है लीडरशिप स्टाइल में। बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल है, मैंने आपको बताया था दो एक्सट्रीम्स में, अभी आपको बता देती हूँ। वन ऑफ द एक्सट्रीम इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप अप्रोच। ऑटोक्रेटिक मतलब क्या हुआ? ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है जहां पे यू आर ओनली सपोज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, आपको अपना दिमाग बिल्कुल यूज नहीं करना। दैट इज नोन एज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। और अभी मैं एक दूसरा एक्सट्रीम बता रही हूँ, पहला एक्सट्रीम है, यहाँ से लीडरशिप स्टार्ट होता है। तो कैसा होगा? जहां पे सब कुछ लीडर को अपने हिसाब से चाहिए। दूसरा है इसमें, दूसरा स्टाइल है लीडरशिप का, जो दूसरा अनदर एक्सट्रीम है लीडरशिप का, वो है फ्री रेन। फ्री रेन लीडरशिप, REIGN, मतलब पूरा का पूरा फ्रीडम, पूरी की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे मन हो वैसे सबऑर्डिनेट काम करे, बस वो काम करके दे दे, कैसे करना है, क्या करना है, कब तक खत्म करना। All decisions has to be taken by the subordinate or the followers themselves. इसमें लीडर्स कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं। तो ये दो एक्सट्रीम्स है लीडरशिप का, इस दोनों के बीच में दे आर डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स, ठीक है। ये टर्म उन्होंने क्वाइन किया। स्ट्रैटेजी जो अभी हम यूज करते हैं, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सारे स्ट्रैटेजीज कैसे बनाए जाएंगे, फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए वर्क प्लेस, ठीक है ना। दीज डेज ड्यू टू कोविड वी हैव सीन सो मेनी फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क प्लेस, लाइक आप घर से काम कर सकते हैं, आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, किसी भी आर में काम कर सकते हैं। आफ्टर द कमिंस ऑफ LPG, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यहाँ के लोग भी अमेरिका के लोगों के लिए काम करते हैं, एंड देन जब यहाँ रात होता है तो वहाँ दिन होता है, तो उस हिसाब से वो उसी टाइम में उनको सर्विसेज देते हैं जब वहाँ के लोगों के लिए वो वर्किंग आर होता है। यानी कि वी आर चेंजिंग आवरसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ अमेरिकन कस्टमर्स। तो ठीक है ना, हम दिन में रात में काम करते, तो शिफ्ट का आप सुनते होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में लोग काम करते हैं। दैट मीन्स व्हाट? फ्लेक्सिबिलिटी। अब आप ये सब कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ IT, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट थिंग्स, यू कैन गिव योर सर्विसेज irrespective of your physical presence, irrespective of your office, or you are at your home or in your office। इस सब चीजें ज्यादा अब इंपॉर्टेंट नहीं होगी। दैट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी इन डिफरेंट टर्म्स। कोलैबोरेटिव वर्क प्लेस का मतलब होता है जहां पे एक से अधिक कंपनीज आपस में कोलैबोरेट करके काम करती है। ये कोलैबोरेशन या कॉम्बिनेशन में डिफरेंट पर्पसेस से होता है। कई बार इसलिए भी होता है कि अलग अलग एज या एडवांटेज होता है अलग अलग कंपनीज के पास, ठीक है। लाइक किसी के पास मैनेजरियल स्किल बहुत अच्छा है, तो किसी के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो किसी के पास फिनेंसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके पास आइडियाज नहीं कि कहाँ पे वो इन्वेस्ट करे अपने पैसे को, कहाँ कैपिटल को इन्वेस्ट करे। तो जब ऐसे कंपनीज, 2-3 कंपनीज एक साथ आती है, देन इट क्रिएट्स अ कोलैबोरेटिव वर्क प्लेस। समझ में आया? कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, हैंड रेज करना। तो ये कोलैबोरेटिव वर्क प्लेस क्रिएट करने से फायदा ये होता है। 1 मिनट, हाँ पूछिए रोहित। मैम सेकंड पॉइंट बताइए ना लीडरशिप का। लीडरशिप मैंने बोला अभी आप में, मैंने लीडरशिप ये बोला कि लीडरशिप टर्म्स इज क्वाइंड बाय पीटर ड्रकर, सिमिलरली स्ट्रेटजीज आर क्वाइंड बाय पीटर ड्रकर। लीडरशिप में मैंने जो आपको बताया था वो 2 एक्सट्रीम बताया है, कि पहला एक्सट्रीम है ऑटोक्रेटिक, जहां पे काफी ज्यादा आपको सिर्फ in autocratic system of leadership you have to just follow, you have to just obey the orders of seniors leaders। जबकि फ्री रेन लीडरशिप जो दूसरा एक्सट्रीम है, दूसरा एक्सट्रीम कहता है कि कुछ भी आपको बताने की जरूरत नहीं, जस्ट असाइन द टास्क एंड लेट देम फिनिश देयर टास्क ऑफ देयर ओन। कैसे उनको खत्म करना, आप कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दीजिए, ठीक है, उनको अपना दिमाग लगाने दीजिए। इससे क्या होगा? तो उसमें उनको अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने लिए गए डिसीजन पे धीरे धीरे भरोसा बढ़ना शुरू होगा, वो डिसीजन लेना स्टार्ट करेंगे। तो इन दोनों के बीच में, ये दोनों एक्सट्रीम के बीच में आप कोई भी लीडरशिप स्टाइल यूज कर सकते हैं। समझ में आया? अब मैं कोलैबोरेटिव वर्क प्लेस आपको बता रही थी। कोलैबोरेटिव वर्क प्लेस का मतलब होता है कि
कब तक कोलैबोरेट कर सकते हैं आप, यानी जब दो या दो से अधिक कंपनी जिसके पास अलग अलग गुण है, अलग अलग चीजों पे उनका अपना मास्टरी है, एक्सपर्टाइज है, वैसे लोग जब एक साथ मिलकर के बिजनेस करते हैं तो सबको दूसरे के एक्सपर्टाइज का फायदा होता है। समझ में आया? हाँ, अभिषेक पूछिए। मैम बोल रहे थे कि ऑपरेशन मैनेजमेंट थ्योरी जो होता है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी और मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में क्या डिफरेंस है? वो भी मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी का पार्ट है। ऑपरेशन मैनेजमेंट थियरी इज द पार्ट ऑफ, जैसे आपने न्यू क्लासिकल थियरी में पढ़ा ना, वो जैसे आपने क्लासिकल थियरी में पढ़ा ना 3 डिफरेंट टाइप्स के क्लासिकल थियरी, वैसे ही मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी में क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट थियरी जो है या जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट इज आल्सो द पार्ट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी। ठीक है? ठीक। कुछ बच्चे अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया कि कोलैबोरेटिव वर्कप्लेस में जिसके पास जिस तरीके का भी एडवांटेज होता है या जिस चीज में उनका स्ट्रेंथ होता है, उस स्ट्रेंथ का फायदा बाकी और भी एम्प्लॉय, जो बाकी और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस होता है, जो कोलैबोरेट करते हैं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है, उसको भी होता है। एग्जाम्पल दूं, एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज कर लो कोलैबोरेशन का मतलब होता है मिलके काम करना। कोलैबोरेट किया, मारुति ने सुजुकी के साथ कोलैबोरेट किया, तो मारुति को क्या फायदा हुआ? आपके पास टेक्नोलॉजिकल जो जापानीज टेक्नोलॉजी है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी, उसके पास एक्सेस पहुंच गया बिना उसको खरीदे हुए। क्यों आपको खरीदना नहीं पड़ा? क्यों उसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ा? क्योंकि अब आपने उसको अपनी कंपनी में मर्ज कर लिया, दोनों का बराबर का स्टेक है और दोनों मिला के एक ही कंपनी है, राइट? तो खरीदने की जरूरत नहीं है, उसका जो है वो आपका है, आपका जो है वो उसका है, तो आपको वो खरीदना नहीं पड़ा। तो आपको बेनिफिट मिला कि आपको एक एडवांस टेक्नोलॉजी, आपको एक डेवलप टेक्नोलॉजी तक एक्सेस आपका हो गया, जो आपके पास नहीं था अदरवाइज, राइट? चलो ठीक है, ये तो मारुति को फायदा हुआ। अब हम बोलेंगे कि सुजुकी को क्या फायदा हुआ। तो सुजुकी को ये फायदा कि उसके इंडिया में एक बना बनाया मार्केट, एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंज्यूमर का और कस्टमर्स का जो एक मार्केट बना हुआ है, वो कस्टमर शेयर उनको बना बनाया मिल गया। नहीं तो अगर वो नहीं आते थ्रू दिस कोलैबोरेटिव अप्रोच, अगर वो ज्वाइंट वेंचर के थ्रू नहीं आते, उनका अपना एंट्री होता, तो उनको क्या क्या करना पड़ता? बहुत सारे परमिशंस के लिए डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेनी पड़ती। उस सब के अलावा आपको, जब आप यहाँ पे एस्टैब्लिश होने की कोशिश करते, तो आपको यहाँ के कस्टमर का जो साइकोलॉजी है वो रीड करना पड़ता है कि क्या ज्यादा डिमांड होंगे, किस तरह के डिमांड्स ज्यादा है यहाँ के कस्टमर के बीच में। वो इकोनॉमिक रेंज का गाड़ी ज्यादा लेते हैं या हाई रेंज की गाड़ियां ज्यादा लेते हैं, इनकी एक्चुअल नीड क्या है? क्योंकि यस, आवर नीड्स इज डिफरेंट फ्रॉम जापानीज पीपल, राइट? या तो हमारी जो नीड्स है वो डिफरेंट है जापानीज पीपल से। तो इंडियन लोगों की क्या प्रायोरिटीज होती है, ये सब जानने समझने में काफी ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, काफी ज्यादा टाइम लगाना पड़ता, जो उनको नहीं लगाना पड़ा बिकॉज with the help of Maruti they have a well established company। और इससे उसको क्या मिलेगा? किक मिलेगा, और ज्यादा कैपिटल बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स, इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। लेकिन इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा, निगेटिव असर नहीं पड़ेगा। दैट बिकम्स कोलैबोरेटिव वर्कप्लेस। अब क्या किया? दोनों के बेनिफिट, दोनों के जो एडवांटेजेस थे, उसका फायदा दोनों ही कंपनी को हो रहा है। तो ऐसे आइडियाज के साथ काम करना, ये एक मॉडर्न व्यू है, मॉडर्न थॉट है। साथ ही डेलीगेशन ऑफ पावर, यानी कि सेंट्रलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि ऑल पावर्स आर सेंट्रलाइज्ड एट वन पॉइंट एंड ऑल द डिसीजंस आर मेड एट वन पॉइंट ओनली। डिसेंट्रलाइजेशन में ऑल डिसीजंस रिलेटेड टू द वर्क प्लेस विल बी टेकन एट डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की। जो हमने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी सीढ़ियां होती है, हर सीढ़ियों पे जो लोग रहते हैं उनका अपना कुछ कुछ काम होता है, और हर लोगों को ये इजाजत दी गई कि आप अपने काम से रिलेटेड जो डिसीजन है आप खुद ले सकते हैं, क्योंकि आप ज्यादा समझते हैं अपने काम के प्रॉब्लम्स के बारे में, अपने काम के नेचर के बारे में। यू कैन टेक बेटर डिसीजंस देन द टॉप लेवल मैनेजमेंट, राइट? सो क्या किया गया? डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। तो दीज आर द टर्म्स। डेलीगेशन ऑफ पावर, पावर डेलीगेट का मतलब पावर डेलीगेट करो या ड्यूटी डेलीगेट करो, इसका मतलब होता है यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग योर टास्क। अगर ड्यूटी आप डेलीगेट कर रहे तो पावर डेलीगेट करे, तो यू आर डेलीगेटिंग व्हाट? योर अथॉरिटीज टू योर जूनियर लेवल्स एम्प्लॉइज, ओके, टू योर सबऑर्डिनेट्स। यहां तक तो समझ में आ गया। नाउ अगेन
ड्रकर सेड दैट मैनेजमेंट क्या है और लीडरशिप क्या है. ही सेड मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट, यानी कि गलती हो गई, ठीक है ना. यानी कि अगर चावल बच गया, ठीक है ना, तो उसको सामने फ्राई कर दीजिए, यूज कर लीजिए, ठीक है ना, यानी सही कर लीजिए. अब उसको फेंकने से अच्छा है कि आप उसका कुछ बना लीजिए, ठीक है ना. आजकल सिर्फ मैं फ्राई इसलिए बोलती हूँ कि हम लोग सब लोग वैसे खा चुके हैं चावल को भून करके, ठीक है ना, बचे हुए चावल को, लेफ्ट ओवर चावल को. लेकिन और भी बहुत तरीके से उसको खपाया जा सकता है, राइट. उसका डोसा बनाया जा सकता है, या फिर उसका कटलेट बनाया जा सकता है. डिफरेंट तरीके से आपने यूज कर लिया, नहीं आपने उसको बर्बाद किया. मैनेजमेंट का मतलब होता है कि यू आर डूइंग थिंग्स राइट, यानी जो चीजें गलत हो गई है, जो चीजें खराब हो गया है, उसको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लेते हैं, राइट. दैट मीन्स मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में कुछ चीज वेस्टेज का कोई स्कोप नहीं होता, ठीक है ना. एक मिनट. Who is this? कैमरा ऑन करने के लिए इतने सारे एक्सक्यूजेस मत दो. अगर कोई रीजन है, स्पेसिफिक रीजन है, तो ठीक है, आप समझदार हैं, आपको मालूम है. लेकिन ऐसे रीजन तो सभी लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि आप सबके पास एक से एक बहाने हैं. मैं अगर एक को परमिशन दूंगी तो बाकी के लोग भी बोलेंगे कि मुझे भी ये परमिशन दीजिए, मुझे भी ये परमिशन दीजिए. तो ठीक है, आप अपने रैशनल का यूज करिए, अपने विवेक और बुद्धि का यूज करिए और यहाँ रहिए, ठीक है ना. मैं अधिक लोगों को ऐसे परमिशन नहीं दे सकती, लेकिन ठीक है, अगर कोई हॉस्पिटल में है, इमरजेंसी में है, तो आई विल अलाउ. ओके, ठीक है. अब हम डिसेंट्रलाइजेशन में आते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, एक मिनट. हाँ शिवम, यू कैन आस्क. Ma'am, my camera is on, but there is no sound, so I can't do anything. Why this is so? I don't know, ma'am. My camera is on. अंधेरा है क्या? कुछ तो रीजन होगा. You have to find No, out the reason also. Okay. Okay. I'll try. ठीक है. I will otherwise make point. मैं आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछूंगी, आप उसका आंसर दे दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगी कि आप हैं. ओके, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ना. You have to keep your cameras on and you have to be visible as well. ओके, चलो. पीटर ड्रकर में मैं बता रही थी कि डिसेंट्रलाइजेशन का हाँ ठीक है, अभी मैं दूसरा कुछ बता रही थी. मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट, मतलब जो चीजें गलत हो गई हैं उनको रेक्टिफाई करके ठीक कर देना, ये मैनेजमेंट का काम होता है. व्हाइल लीडरशिप इज डूइंग थिंग्स, डूइंग द राइट थिंग्स, यानी कि आप काम ही ऐसा करिए जो सही हो, जिसमें बाद में कुछ सुधार की या भूल की गुंजाइश ही नहीं हो, उसको करने की जरूरत ही नहीं आए, ठीक है. तो मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ हो गया तो फिक्स कर दो. फिक्स करने का काम मैनेजमेंट का है, वह लीडरशिप का काम है कि शुरू से ये इंश्योर करना कि गलती होगी ही नहीं, ठीक है. दिस इज व्हाट पीटर ड्रकर सेड अबाउट लीडरशिप. तो बाकी सारे मैनेजमेंट थियरिस्ट या एक्सपर्ट्स के से इतर, उनसे अलग, ड्रकर ने कहा कि सबऑर्डिनेट्स को आप क्या करिए, सबऑर्डिनेट्स को आप रिस्क लेना सिखाइए. रिस्क लेना सिखाइए मतलब किस तरीके का रिस्क लेना सिखाइए, आप उनको डिसीजन लेने दीजिए, आप उनको काम असाइन करिए. और अब जब वो अपने काम से रिलेटेड डिसीजंस खुद ही लेंगे तो ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे, हो सकता है वो बहुत नॉर्मल, बहुत एवरेज, या फिर ऐसा डिसीजन ले जो फेल हो जाए, जो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट ना कर पाए वो. बट वो धीरे धीरे छोटे छोटे डिसीजंस लेते 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 धीरे धीरे वो सीखेगा, वो आगे से अच्छा डिसीजन ले सकेगा और आपको हर किसी को गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा, जो बहुत छोटा बच्चा होता है, किसी किसी घर में क्या होता है कि मम्मी बोलती यही तुम्हें पहनना है, यही तुम्हें खाना है, यही तुम्हें पढ़ना है, ठीक है. यानी कि उसको अपना कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जो माता पिता ने कह दिया उसको सिर्फ वही करना है. वो जिंदगी भर माता पिता पे डिपेंडेंट रह जाएगा. क्या जिंदगी भर माता पिता किसी के साथ रहते हैं? नहीं रहते हैं. कभी ना कभी तो उसको अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेना पड़ता है. एंड सर्टेन पेरेंट्स थिंक कि ठीक है, कपड़े हैं, तुमको जो भी पहनना है, यू चूज योर कलर, यू चूज योर ड्रेस, कि तुम्हें क्या पहन के जाना. ये बहुत मैटर नहीं करता है कि आपको जब ये अलाउ किया जाता है कि आपको क्या पहनना है, आप चुनिए खुद से, अपने कपड़े निकालिए अलमारी से और खुद ही आज क्या पहनना. जब आप 4 साल 5 साल के बच्चे को ये फ्रीडम देते हैं तो वहां से वो क्या कर रहा है, बहुत छोटा सा है, वो हो सकता है गलत
चूज करे, ठीक है ना, तो गलत सेलेक्ट कर ले। हो सकता है वो किसी शादी ब्याह के कार्यक्रम में भी जा रहा हो, लेकिन एक कोई नॉर्मल सा अपना कंफर्टेबल कपड़ा निकाल ले कि मुझे यही पहनना, मुझे यही पसंद है। ओके, वो गलत है, लेकिन धीरे धीरे वो सीख लेगा, वो देखेगा इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस में जाएगा, ही फील ऑड मैन आउट, वो धीरे धीरे समझ लेगा कि नहीं ये ओकेजनल ड्रेसेस है, इनको कहाँ पे पहना जाता है और इनको कहाँ पे पहना जाता है, वो थोड़े बहुत डिफरेंशिएट करना सीख लेगा। ये बहुत छोटा डिसीजन मेकिंग हुआ, लेकिन एट द इयर्स ऑफ 4 आप इससे ज्यादा बड़ा डिसीजन लेना उसको बोल भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो वो छोटे छोटे डिसीजन लेते लेते जब वो 10 साल का होगा तो 10 साल के हिसाब से डिसीजन लेने लगेगा, जब वो 20 साल का होगा तो 20 साल के हिसाब से डिसीजन लेने लगेगा। वो क्या करेगा, वो अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा डिसीजंस लेने के लिए, और गलतियां करने के बाद वो धीरे धीरे सही डिसीजंस लेने लगेगा। ये तो मैंने आपको पेरेंटिंग में बताया। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस भी एक तरह का पेरेंटिंग ही होता है एम्प्लॉयज के लिए, स्पेशली न्यू एम्प्लॉयज के लिए। अगर आप उनको हर चीज रेडीमेड देते रहोगे तो दे नेवर नो टू लर्न कि कैसे ये काम करना है, बिकॉज आप सब कुछ बना बनाया उनको देते, बोल दो बस इस खाके में ये नंबर भर देना। ये क्लरिकल काम हुआ, इस पे दिमाग नहीं लगाना हुआ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज दिमाग इंप्लीमेंट करें और आपको सब लोगों का कंट्रीब्यूशन मिले अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, देन अलाउ देम टू टेक रिस्क्स, गिव देम अपॉर्चुनिटी टू टेक हायर लेवल ऑफ चैलेंजिंग टास्क, सो दैट कि वो काम करना सीखे, अपनी गलतियों से खुद सीखे और फिर अच्छा डिसीजन लेने लगे। धीरे धीरे ऐसे एम्प्लॉयज आपके लिए असेट्स हो जाएंगे, क्योंकि इन पर आपको समय नहीं बर्बाद करना पड़ेगा। दे नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, राइट। तो ये सब चीजें पीटर ड्रकर ने कहा, एंड दैट्स व्हाई it is actually modern point of view regarding the management theories. Decentralization क्या होता है, ऑलरेडी हमने आपको बता दिया कि delegating power and delegating decision making power and delegating task is decentralization। तो जिसको जो टास्क दे रहे हो उस टास्क के हिसाब से उसको इतना empower करो, इतना उसको अथॉरिटी दो कि वो अपने काम को एग्जीक्यूट करने के लिए डिसीजंस खुद ले सके, उसको मुंह नहीं ताकना पड़े, उसे वेट नहीं करना पड़े कि हमारे हायर ऑर्डर से क्या आ रहा है मेरे लिए ऑर्डर, मुझे क्या करना है। इसमें टाइम नहीं दे करके वो क्या करे, खुद अपने काम को कैसे करना है उसके लिए वो अपना रास्ता खुद चुने। डिसेंट्रलाइज करना यानी कि हर लेवल को इक्विप करना, एम्पावर करना कि आपको हमसे पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इस छोटे मोटे काम के लिए, आप खुद कर लीजिए। दैट मीन्स आपने उसको इतनी अथॉरिटी दी कि अगर आपका डेली का, अगर कंपनी बोलता है कि आप 50 रुपया खर्च कर सकते हैं, तो 50 रुपया को कहाँ खर्चा करना है और नहीं करना, ये डिसीजन आप उसको लेने दीजिए। वंस यू हैव गिव देम दैट पर्टिकुलर थिंग कि आप 50 रुपया तक खुद बिना किसी परमिशन के खर्चा कर सकते हैं, तो अब उसको खुद अपना कॉल लेने दीजिए कि कहाँ वो खर्चा करेगा, ठीक है, कैसे वो उस 50 तरीके को सबसे अधिक अच्छे तरीके से खर्चा करना, इसमें इंस्ट्रक्शंस मत दीजिए। यानी क्या किया, कम से कम वो 50 रुपए को अपने मन से, अपनी मर्जी से कंपनी के काम के लिए जहां चाहेगा वहां खर्च सकेगा। समझ में आया? ये भी एक तरह का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ कि आपने उसको बता दिया ये लिमिटेशन है तुम्हारा, इस लिमिटेशन के अंदर तुमको जो भी करना है करो। समझ में आया? ओके, नाउ आगे चलते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के बाद नॉलेज वर्क। नॉलेज वर्क का मतलब होता है, जब पास्ट की बात करें, अभी तक जो हम लोग इवोल्यूशन पढ़ रहे थे, तो अभी हर जगह हम लोग फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के टर्म में ज्यादा बात किए हैं, यानी कि उस समय फिजिकल लेबर्स का बहुत इंपॉर्टेंस था। पीटर ड्रकर सेड कि आने वाला जो समय है, अब जो फ्यूचर है वो शिफ्ट हो जाएगा, और वो फिजिकल लेबर से शिफ्ट हो जाएगा नॉलेज लेबर की तरफ, नॉलेज वर्क की तरफ, यानी कि ब्लू कॉलर वर्कर से व्हाइट कॉलर वर्कर। अब ब्लू कॉलर वर्कर किसे बोलते हैं, मे बी ए क्वेश्चन। ब्लू कॉलर वर्कर उसको बोलते हैं जो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं। नाम रखने के पीछे एक छोटा सा लॉजिक भी है कि जो काम करते करते जिनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, दे बिकम ब्लू कॉलर वर्कर। एंड व्हाइट कॉलर वर्कर का मतलब है जो जिनको अपने केबिन में बैठ के काम करना है, दिमाग चलाना है, यानी जिनको कोई फिजिकल लेबर नहीं करना पड़ता, जिनका कपड़ा गंदा नहीं होता काम करने में, व्हाइट कॉलर वर्कर, ठीक है। तो उन्होंने कहा जो शिफ्ट है आने वाले समय में वो फिजिकल लेबर से शिफ्ट हो जाएगा, फोकस शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिजिकल लेबर खत्म हो जाएंगे, आउट ऑफ एग्जिस्टेंस हो जाएंगे, वो रहेंगे, लेकिन जो फोकस शिफ्ट हो जाएगा, वो डिमांड जो बढ़ेगा वो किसका बढ़ेगा, वो बढ़ेगा नॉलेज वर्कर्स का, यानी कि मेंटल एक्सरसाइज करने वाले लोगों का। और जो मेंटल एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं उनका जो काम करने का तरीका होगा और उनको जो कंट्रोल करने का तरीका होगा, उनको जो मैनेज करने का तरीका होगा, वो ऑब्वियसली फिजिकल लेबर से अलग होगा, क्योंकि फिजिकल लेबर वाले में बहुत ज्यादा
इंड्योरेंस होता है, वो बहुत कुछ सुन सकते हैं, बहुत फॉलो कर सकते हैं, रूटीन वर्क में उनको मन लगता है। लेकिन जो नॉलेज वर्कर है उनको क्या क्या चाहिए, तो उनको पार्टिसिपेशन चाहिए, आप उनको डिसीजन मेकिंग लेने दीजिए, उनको आप इनकॉर्पोरेट करिए अपने कंपनीज के प्रॉब्लम्स में एंड सीक सॉल्यूशंस फ्रॉम देम, राइट। आप उनको फ्री छोड़िए, आप उनको फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए काम करने में, इन टर्म्स ऑफ प्लेस, इन टर्म्स ऑफ टाइम, जो भी है आप उनको फ्रीडम दीजिए ताकि वो अपने हिसाब से काम कर सके और सही सही सॉल्यूशन के साथ आ सके। तो अभी हम लोगों ने थियरी एक्स एंड थियरी वाई पढ़ा था। थियरी वाई आप रिलेट कर सकते हैं कि नॉलेज वर्कर है, राइट, उनको फ्रीडम चाहिए, उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उनको बहुत घिसा पिटा रास्ता अगर दिखाएंगे तो वो ज्यादा दिन तक रह नहीं पाएंगे, एक ही काम अगर बार बार देंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। आप उनको कुछ एडवांस, कुछ चैलेंजिंग टास्क दीजिए जिसको करके उनको सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट फील हो। तो ये नॉलेज वर्कर हो गया, ये पॉइंट नोट दिया। एंड थर्ड है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ये भी मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी का पॉइंट है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव गिवन बाय पीटर ड्रकर। मैं आपको इसको सिंपल, आप ये डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए और लर्न कर लीजिए, उसके बाद कुछ मत लर्न करिएगा। मैंने जितना कुछ पढ़ा है मैं सब आपको एक कहानी की तरह बता देती हूँ, जस्ट आप सब चीजों को इसी तरह ध्यान रखिए जैसे मैं बताती हूँ। ये मैंने 5 पॉइंट इसका लिख भी दिया है, बट आप बस ये डायग्राम याद रखिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। 1 मिनट दर्शिका। पूछिए मैम, मेरे को नॉलेज वर्क एक बार और। नॉलेज वर्कर का, नॉलेज वर्क बोलो या नॉलेज वर्कर बोलो, अगर नॉलेज वर्क बोलते हैं इसका मतलब कि काम जो है वो फिजिकल काम से ज्यादा मेंटल काम बढ़ जाएगा, और अगर नॉलेज वर्कर बोलेंगे तो इसका मतलब फिजिकल लेबर करने वाले से ज्यादा जो इम्पोर्टेंस होगा, ज्यादा जो फोकस हो जाएगा आने वाले समय में इंडस्ट्री का, ऑर्गेनाइजेशंस का, वो शिफ्ट हो जाएगा नॉलेज वर्कर की तरफ, जो लोग अपने दिमाग को यूटिलाइज करके काम करते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, देखो अभी तक हम फैक्ट्रीज की बात करते थे, वहां पे प्रोडक्शन की बात करते थे, तो ऑब्वियसली वहां पे मैनुअल लेबर्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस था। लेकिन अगर हम तुम्हारी बात करें दर्शिका कि आप है, तो आप क्या कर रहे हो, आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए ऐप बनाते हो, कोई प्रोग्राम बनाते हो, राइट। तो अब क्या आप ज्यादा मेहनत आपके बॉडी को हो रहा है या ज्यादा मेहनत आपके दिमाग कर रहा है सोचने पर कि इस प्रोसेस को, इस प्रॉब्लम को कैसे मैं खत्म करूं? समझ में आ रहा है? तो ये जो लोग दिमाग ज्यादा यूज करते हैं, यानी स्ट्रैटेजीज बनाने वाले लोग, यानी कि इन्वेंशन करने वाले लोग, यानी कि क्रिएटिव काइंड ऑफ पीपल, जो लोग ज्यादा सोचने का, स्ट्रैटेजी डेवलप करने का काम करते हैं, इनका ज्यादा रोल हो जाएगा, इनका ज्यादा डिमांड हो जाएगा आने वाले समय में। तो ऐसे लोगों को आप पुराने ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट से अगर चाहिएगा कि हम कंट्रोल कर ले, अभिषेक 1 मिनट थोड़ा शांत होकर इधर ध्यान दो, मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा है तुम्हें वैसे करते देख के। नाउ तो क्या होता है कि अगर आप देख रहे कि ज्यादा दिमाग को यूज कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को उस पुराने ट्रेडिशनल तरीके से आप नहीं कंट्रोल कर सकते, नहीं समझा सकते, नहीं मैनेज कर सकते। तो क्या तरीका होना चाहिए? तरीका ये होना चाहिए कि पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए, तरीका ये होना चाहिए कि आप उनको लेने दो, टेकअप करने दो चैलेंजिंग टास्क, ठीक है, अपना रास्ता खुद तय करने दो, खुद बनाने दो, जहां से वो उनको सुविधा हो वहां से काम करने दो। आप बिल्कुल लकीर के फकीर नहीं हो सकते, बिकॉज दे लव टू एक्सप्लोर, ठीक है ना। उनको नए नए तरीके के काम करने में ज्यादा मजा आता है, ना कि पुराना एस्टैब्लिश तरीके को रिपीट करने में। तो ऐसे लोगों के लिए मैनेजमेंट स्टाइल भी नया होना चाहिए। दैट इज व्हाट ही सेड, राइट। ठीक है, अब आते हैं किस पर? एमबीओ पर। एमबीओ क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहला है डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैं इसके बताती हूँ कि तुम देखो, मैं एक एक पॉइंट बोलते जाऊंगी और इसको तुम कहानी की तरह एक्सप्लेन कर देती हूँ, याद रखो इसको बस। फर्स्ट ऑफ ऑल एमबीओ में ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है पर्पस या गोल। आपने क्या किया? सबसे पहले गोल सेट किया, पर्पस सेट किया, ठीक है। अब पहले क्या होता था पुराने तरीके में, जो हम लोग अभी तक करते आए हैं, उसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट यूज्ड टू डिसाइड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हियर not just the top level management, but the top level management, middle level management, lower order management, as well as employee, all are involved in making decisions in creating objectives. Why? क्योंकि objectives जब आप organization के, यहाँ पे मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज दोनों आते हैं साथ में,
और मैनेजमेंट बताता है कि हमारे पास ये रिसोर्सेस है, ये हमारी एडवांटेज है, ये हमारे डिसएडवांटेज है, और ये हमारे पास फिनेंशियल हमारा बजट है। हम इन सब चीजों को यूटिलाइज करके क्या गोल सेट करते हैं, लेट अस सेट द गोल फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको सारे लेवल के लोग अपने अपने हिसाब से जहां उनको जो डिफिकल्टी होती थी उस डिफिकल्टी को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सब कुछ बताते हुए सब लोगों के मदद से क्या होगा, आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को सेट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर एक आदमी ये रोल प्ले नहीं कर रहा है गोल को सेट करने का, यहाँ पे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज टुगेदर सेट द गोल, ठीक है ना। क्योंकि एम्प्लॉयज की क्या कठिनाई है ये एम्प्लॉय बेहतर जानता है, एम्प्लॉयर की क्या कठिनाई है वो एम्प्लॉयर बेहतर जानता है। जब दोनों लोग मिलकर के कोई गोल सेट करेंगे तो दोनों ही कठिनाई को दूर किया जा सकता है, और दोनों के लिए जो कंड्यूसिव या जो एक अप्रोचेबल गोल होगा उसको फिक्स किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ एमबीओ में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, और वो ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज दोनों मिलकर सेट करता है। पहला पॉइंट। सेकंड, व्हेन यू आर वंस डन विथ सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द अनदर important task is to set or is to define the objectives of individual employees। जो employees उस ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनके अपने इंडिविजुअल कुछ गोल्स होंगे, लाइक करियर गोल्स, ग्रोथ, प्रमोशन, बहुत कुछ, ठीक है। तो उस सारे गोल्स को अलाइन करना, इंटीग्रेट करना, मिलाना किस चीज के साथ, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ, एक डायरेक्शन में करना, ताकि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल के नजदीक पहुंचते जाए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते जाए, वैसे वैसे एम्प्लॉयज का भी अपना पर्सनल ग्रोथ होता चला जाए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो है, उनके पर्सनल गोल्स जो है वो अचीव होते चले जाए, राइट। तो इसके लिए जस्ट ए मिनट अमित कुमार, इसके लिए क्या होगा कि फर्स्ट गोल सेटिंग दोनों साथ मिलकर करेंगे, और दूसरा एम्प्लॉयज के गोल को भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, एक मिनट। हाँ बोलो अमित। वो एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव जो है उसको क्या हम इस तरीके से बता सकते हैं कि वो जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अगर पर इंडिविजुअल क्या क्या उस गोल को अचीव करने में जो इंडिविजुअल को असाइन किया जाएगा गोल, उसके रूप में बता सकते हैं? नहीं अभी नहीं, यहाँ पर्सनल जो गोल होगा उसको, हाँ वही होगा। मैं बताती हूँ, जब आपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को डिफाइन कर लिया, मान लो ऑर्गेनाइजेशनल का गोल, ऑर्गेनाइजेशन गोल है कि हमको 4 और ब्रांचेज खोलने हैं, ठीक है ना, कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया आपको 4 और ब्रांच खोलना है इस साल, ये एक गोल हो सकता है। और इस गोल में को सेट करने से पहले ऐसा होता था पहले कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ये गोल सेट कर लेता था, अब एम्प्लॉयज भी बोल सकता है कि 4 संभव है या नहीं संभव है, ठीक है ना, हो सकता है या नहीं हो सकता, अगर नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है तो क्यों हो सकता है, मतलब लॉट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व होगा। बहुत सारे ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है हर आदमी अपना प्रोज एंड कॉन्स देगा, उसको इवेलुएट करके जो एक सही निर्णय होगा उस निर्णय पे ये टीम जाएगी, यानी कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज की टीम जाएगी। चलो अभी तो हमने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को सेट किया, मैं ये बोल रही थी कि एम्प्लॉयज गोल इस तरह से सेट किया जाता है कि एम्प्लॉयज का कुछ गोल तो होता है, ठीक है, तो एम्प्लॉयज का इंडिविजुअल गोल ऐसे नहीं हो कि ऑर्गेनाइजेशन का तो 4 ब्रांच खुल गया लेकिन एम्प्लॉयज आज भी वहीं के वहीं है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन तो कल मान लो वो 5,000 पे था उसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो महीने का, तो वो पहुंच गया 5 करोड़ पे, लेकिन एम्प्लॉय वहीं का वहीं रह गया, ये बहुत बड़ा रीजन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा, और रीजन ऑफ लीविंग द एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर हो जाता है जब वो डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है तो एम्प्लॉयज के भी तो कुछ अपने इंडिविजुअल पर्सनल गोल्स होंगे ना, उनके अपने लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस होता है ना। तो अब क्या कैसे इंश्योर करेंगे कि जब ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करेगी तो एम्प्लॉयज का भी जो ये इंडिविजुअल गोल होता है, ग्रोथ का, प्रमोशन का, सैलरी का, ये भी फुलफिल होगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि इसमें जितने भी एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एज we are approaching towards the achievement of organizational goal, आपके भी अपने इंडिविजुअल गोल उसी हिसाब से अकम्प्लिश होते जाएंगे। मान लो ऑर्गेनाइजेशन 5 करोड़ पे पहुंच गया तो अपने कंपनी का 5,000 कमाने वाला एम्प्लॉयज आसानी से 15,000 20,000 पर पहुंच जाएगा। समझ में आया?
समझ में आया? तो ये नहीं कि किसने कितना कंट्रीब्यूट किया, वो तो अलग है, वो इंसेंटिव्स पे और अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है। ये इंश्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करते करते हर एक इंडिविजुअल उसी रेशियो में, जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव करता चला जाएगा, उस तरीके से वहां पे काम करने वाले वर्कर्स भी अपना गोल अचीव करते जाएंगे, उनका जो अपना ग्रोथ है वो अचीव करते जाएंगे। ठीक है? यस। बोलिए। हाँ ये यस मैम, ये तो फिर डिफाइन कैसे किया जाएगा? एम्प्लॉय, हाँ, आप इसको डिफाइन, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को डिफाइन नहीं, जब आप गोल सेट करते हैं तो इंडिविजुअल गोल्स को भी उसी समय कि आपका ये इंडिविजुअल गोल है, व्हेन ऑर्गेनाइजेशन अकम्प्लिश 50% ऑफ इट्स गोल, आई विल गिव 30%, 25%, 20%, 50% of the increment in your salary. ठीक है? If the companies achieve 100% of its goal, I will give promotions. लाइक अगर क्लरिकल ग्रेड में है तो हम आपको प्रमोट करके मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे प्रमोट करेंगे, या फिर उससे हायर लेवल पे प्रमोट करेंगे। ये सब उस चीज के साथ रहेगा, ये एलिमेंट्स रहेंगे, तभी क्या होगा, एम्प्लॉयज को एक बूस्ट मिलेगा, किक मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा काम करने में। ठीक है? ओके। तो ये दोनों के बाद इसीलिए कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को डिफाइन करते समय हमेशा एम्प्लॉयज गोल को भी ध्यान में रखना चाहिए। जब ये दोनों कर लेते देन व्हाट हैपेंड, देन दिस ग्रुप, द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉयज, द टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, जो भी कॉम्बिनेशन है उस ग्रुप का, उस ग्रुप का जिसने अपना गोल सेट किया है, वो ग्रुप क्या करेगी, काम करना शुरू करेगी। जैसे मान लो टीम, मान लो तुम, एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि इसके लिए आप टीम मान लीजिए। एक टीम है जिसमें एम्प्लॉयर्स के भी कुछ एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और एम्प्लॉयज भी हैं उसमें। ठीक है? एम्प्लॉयज टुगेदर गोल सेट करते हैं, इंडिविजुअल गोल को ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ इंटीग्रेट करते हैं, मिलाते हैं, एक दिशा में रखते हैं, और दोनों अब ये टीम काम करना शुरू करती है टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जब ये काम करना शुरू करती है तो हर वीकली, आप समझ लो वीकली, फोर्टनाइटली, एवरी डे, जैसे भी इनको होता है, ये अपने परफॉर्मेंस को ये टीम इवैल्यूएट करते जाती है, देखते जाती है कि हम कैसे काम कर रहे हैं, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम अपने डिजायर जो हमारा था उस दिशा में आगे सही सेटिस्फैक्ट्री पहुंच रहे हैं, या कहीं कुछ लूपहोल्स हो रहा है। तो परफॉर्मेंस का और प्रोग्रेस का मॉनिटरिंग करती है ये ग्रुप। ठीक है? कॉन्टिन्यूअसली, यानी हर एक 10 दिन पे, 7 दिन पे, 5 दिन पे, इस टाइप के जब ये करते हैं तो फिर इवैल्यूएशन होता है, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं कि क्या काम किया हमने, कितना काम किया, और क्या क्या बाकी रह गया काम करना, किसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ पे काम सही से चल रहा है, कहीं कोई उसमें लूपहोल्स नहीं है। ये सब जब होता है इवैल्यूएशन के दौरान, तो फिर फीडबैक, ये ग्रुप अपने लिए फीडबैक तैयार करती है कि आपको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, हम थोड़ा और अच्छा इसमें कर सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, काइंड ऑफ। ये फीडबैक प्लस माइनस होने का, अच्छा बुरा होने का, क्या प्रोज कौन से और क्या डेविएशंस है, इसको फीडबैक के थ्रू उस ग्रुप में इन्फॉर्म किया जाता है, एंड देन काम खत्म हो जाएगा। प्रोसेस ये बीच बीच में हो रहा है प्रोसेस के दौरान, फिर एक टाइम आएगा जब प्रोसेस पूरा खत्म हो जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव था, जो काम करना था वो हो गया, और ऑब्जेक्टिव अब पता करना है डिफाइन हमने अचीव किया या नहीं किया। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो लास्ट में होता है वो होता है गोल्स का, कि गोल्स अचीव 100% हुआ, 80% हुआ, 90% हुआ, कितना परसेंट गोल्स अचीव हुआ। इस पे डिपेंड करता है सक्सेस और फेल्यूर ऑफ दिस टीम ऑफ एमबीओ। अगर आपने 80, 85%, 90% और मोर देन दिस अचीव कर लिया, दैट मीन्स कि यू सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड योर एक्टिविटीज एंड यू अकम्प्लिश्ड योर गोल्स। लेकिन अगर इसमें कमी होता है, इससे ज्यादा का 70, 60, 50% पे अटक जाता है, दैट मीन्स की डेविएशन हैपन 30%, 40%, 50%, और ये डेविएशंस मेजर डेविएशन से जो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, 5-10% नॉर्मली एक्सेप्टेबल होता है, इतना डेविएशंस हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जो आपने सोचा हो सिनेरियो या सिचुएशंस वो भी चेंज हो गया होगा। अगर ये, एक मिनट उज्जवल,
बस लेट मी कंप्लीट द लास्ट लाइन। अगर ये 100% कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, अगर ये 100% अकम्प्लिश हो जाता है ऑब्जेक्टिव, तो क्या होगा कि आपने अच्छे से इस काम को किया और यही ग्रुप को, इसी कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज को अलग गोल अपना वो सेट करेंगे। देखो गोल्स एक अकम्प्लिश हुआ तो दूसरा टेकअप करना पड़ता है, क्योंकि कोई एक टॉप लेवल मैनेजमेंट का एक जो लॉन्ग टर्म गोल है उसको अचीव करने के लिए हम ये शॉर्ट शॉर्ट गोल्स बना रहे हैं और अचीव कर रहे हैं। तो एक अचीव करने के बाद दूसरा गोल अचीव करने का तीसरा गोल। तो पहले गोल सेट करेंगे फिर काम शुरू करेंगे, फिर गोल सेट करेंगे फिर काम शुरू करेंगे। तो अगर हो रहा है सक्सेसफुली तो इसी टीम को फिर अनदर हायर लेवल के गोल सेट करने का अवसर मिलता है और वो काम करने लगते हैं। मान लो डेविएशंस हो गया, नहीं हो पाया, तो क्या कर सकते हैं हम, गोल को रीचेक कर सकते हैं। हो सकता है गोल्स का ही बहुत ज्यादा हाई फाई सेट हो गया हो, जो कि हमारे पहुंच के बाहर की चीज हो, जो अप्रोचेबल नहीं हो, जो कि रिसोर्सेस को ध्यान में रखते हुए ना बनाया गया हो, तो रियलिस्टिक गोल नहीं हो। तो क्या कर सकते हैं, या तो गोल को हम रीडिफाइन कर सकते हैं, या फिर जो टीम है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज, उस टीम को हम चेंज कर सकते हैं, उस कॉम्बिनेशन को हम बदल सकते हैं और देख सकते हैं कि वापस से ये काम एक बार फिर से ये प्रोसेस रिपीट करके कि काम होता है कि नहीं। दोनों ही सिचुएशन है, गोल्स कैन बी रीडिफाइंड इफ इट इज नॉट accomplished, या फिर the combinations of employer and employees can be changed so that the another combination, another set of employees and another set of employer may be that they can achieve this particular objectives। ठीक है, this is all about MBO। अब उज्जवल आप अपना क्वेश्चन पूछिए। मैम ये जो भी गोल्स होंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, एज ए बस फाइनेंशियल ईयर के लिए होंगे? नहीं, मैं बता देती हूँ, ये भी थोड़ा बता देती हूँ। लॉन्ग टर्म गोल्स ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो होता है ना वो डिफाइंड होता है पहले से ही, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिफाइंड्स देयर ऑब्जेक्टिव। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो आप प्लान करते हैं, ठीक है ना, जो आप एक बार तो बहुत बड़ा लीप नहीं ले सकते ना, 10 साल में जो काम को पूरा करना है उसको आप एक साल में नहीं कर सकते। तो हर ईयर या हर 2 इयर्स पे या हर 5 इयर्स पे आप एक छोटे छोटे गोल सेट करते हैं ना, ये छोटे छोटे गोल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा एक डिफाइंड गोल है जिसको पहुंचने के लिए, जहां तक पहुंचने के लिए आप सर्टेन गोल सेट करते हैं और उस पर फिर काम शुरू करते हैं। दैट बिकम्स MBO, जहां पे आप टुकड़ों में उस गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के काम करने का काम शुरू करते हैं। यस शिवम। मैम तो जैसे इसमें होता है ना कि मतलब हम लोग एक अप्रोच सेट कर लेते हैं कि 3 साल के लिए हमारा ये अप्रोच, ये गोल सेट होगा कि 3 साल में ये टारगेट अचीव करना है। देन आफ्टर 3 साल के बाद फिर एक नया टारगेट, एक नया गोल सेट करते हैं। वो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो MBO में गोल की बात करें, मान लीजिए आपने 3 साल के लिए एक गोल सेट किया है, उस गोल को अचीव करने के लिए बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स भी तो आपको अचीव करना पड़ेगा ना। अगेन अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप BCA में टॉप करना चाहते हैं शिवम, तो BCA में टॉप करने के लिए आपको हर सेमेस्टर में बेहतर मार्क्स लाने पड़ेंगे ना, यही है ये, ठीक है। एक 3 साल में आपको अचीव करना है कि आपको टॉपर बनना है, तो आपको हर सेमेस्टर का टॉप परफॉर्मर बनना पड़ेगा। दैट मीन्स तो ये टॉप परफॉर्मर बनने के लिए जो आपने 6 महीने में अकम्प्लिश किया, 6 महीने के बाद के रिजल्ट में पता चल जाएगा कि आपने अकम्प्लिश किया कि नहीं किया, अच्छे से एग्जीक्यूट किया कि नहीं किया, राइट। तो यही होता है, जो बीच में एक बड़े गोल्स को, जो डिफाइन गोल्स है उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज आते हैं और वो अपने शॉर्ट टर्म्स गोल 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल का गोल जो भी है सेट करते हैं और फिर उस पर काम करने लगते हैं। वो एक बार अकम्प्लिश हो जाता है तो फिर उससे और बड़ा गोल सेट होता है, फिर उससे और बड़ा गोल सेट होता है। यानी ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए हम अपने गोल सेट कर, हम अपने एक्टिविटीज को या अपने प्लानिंग को प्लान करते हैं और काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? उज्जवल हो गया आंसर से सेटिस्फाइड? ठीक है, तो ये हुआ MBO। बस ऐसे ही याद रखो, आंसर इस डायग्राम को याद कर लो कि क्या है। डायग्राम में मैंने अलग अलग 6 स्टेप्स आपको बताए हैं। एक सेकेंड। From defining organizational goal to employees' objectives, then you start performing to achieve that particular goal. Then you evaluate the continuous evaluation, monitoring करना शुरू किया आपने अपने काम को। Monitoring करने के बाद performance evaluation हुआ, कहाँ पे ज्यादा improvement की जरूरत है, कहाँ पे सब काम सही चल रहा है, ये feedback के थ्रू आपको पता चला। And then final जो ये performance appraisal है, वो इस चीज का appraisal है कि जो goal set किया था उसको हमने कितना % अचीव किया। अगर आपने कर लिया अच्छे से तो फिर आप
आप दूसरे गोल पे जा सकते हैं और ये टीम अच्छा काम कर रही है, ये मैसेज जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपने पीछे रह गए आप, तो फिर ये या तो गोल को रीडिफाइन करिए, वापस से सेट करिए, या फिर कॉम्बिनेशंस को चेंज कर दीजिए। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए हो, तो आप अलग कॉम्बिनेशन बदल दीजिए, शायद उनके साथ ये काम ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, किसी ने हैंड रेज किया था? एक सेकेंड मनीष। हाँ बोलो। मैम परफॉर्मेंस ऑफ इवोल्यूशन है जो है वो किसका, एम्प्लॉयर कराएगा या मैनेजर कराएगा? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है इस ग्रुप में काम करने वाले हर एक लोग का, सिर्फ एम्प्लॉयज का नहीं, सिर्फ मैनेजर का नहीं। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ दिस टीम, उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट किया जाएगा कि वो जो भी उन्होंने टास्क टेकअप किया है वो कैसे कर रहे हैं, कहाँ पे कमी रह गई, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या फिर कहाँ पे सब कुछ ठीक से चल रहा है। ये लोगों का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है। ठीक है, यहाँ से फीडबैक आया कि काम अच्छा है, बुरा है, कितना परसेंट कमी है, क्या है, जैसा भी है, जो भी है, उसको फिर से आपने अपग्रेड किया और फिर से आप काम कर रहे हैं। एंड देन ये लास्ट का जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो कितना परसेंट गोल अचीव हुआ, उस चीज का अप्रेजल है कि आपने जो गोल सेट किया था एमबीओ में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज ने साथ मिलकर के, उस लक्ष्य का कितना परसेंट प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल से अब हम लोग इससे आगे चलते हैं। ये हो गया, हमने पीटर ड्रकर के 3-4 पॉइंट्स तो डिस्कस कर लिए। डिसेंट्रलाइजेशन, नॉलेज वर्कर, एमबीओ। एक और पार्ट है, ठीक है ना, ये गोल सेट कैसे करते हैं। स्मार्ट बोलने से पहले मैं आपसे पूछूंगी कोई चीज कि अगर हमें कोई चीज याद रखना होता है कि बिकॉज दिस स्मार्ट इज एक्चुअली निमोनिक, दिस इज एक्चुअली एक्रोनिम। तो जब भी किसी स्टूडेंट को, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करे, उनको बहुत कुछ दिमाग में रखना होता है, बहुत कुछ लर्न करना होता है, तो वो इतनी बड़ी बड़ी कहानी, इतने बड़े बड़े फ्रेजेज या इतना सारा टर्म्स, इतने सारे ईयर्स इतना आसानी से नहीं याद कर पाते हैं। तो एक टर्म है न्यूमोनिक। निमोनिक का मतलब होता है एक ट्रिक्स जो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है किसी चीज को मेमोराइज करने में। वो कलर से अटैच हो सकता है, वो प्लेस से अटैच हो सकता है, या फिर वो किसी का शॉर्ट फॉर्म करके आप बोल सकते हैं, जिसको एक्रोनिम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म करके बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं, मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ कि आप देखिए कितना फर्क पड़ता है ये एक्रोनिम को यूज करके, निमोनिक को यूज करके, और आप अपने लाइफ में ये सब करना शुरू कर दे, या फिर आप ऑलरेडी कर रहे होंगे, मैं ये भी मान के चलती हूँ। मैं अगर तुम लोगों को सबको मैं अभी 1 मिनट के लिए अनम्यूट करती हूँ, ठीक है ना, लेकिन सब लोग एक साथ नहीं बोलेंगे, मैं अलाउ करती हूँ कि आप अनम्यूट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे एक बच्चों वाला सवाल पूछूं कि साल में कितने महीने हैं जिसमें 30 दिन होते हैं, जल्दी। मैम साल में 12 महीने होते हैं। क्या जवाब है? सवाल क्या था, जवाब क्या है? 6 महीना। 6 महीना। 6 महीना। अच्छा, किसी का जवाब है जो इससे डिफरेंस है और जो मेरे सवाल को सही सही समझ गए हो? 11 महीना। 5 महीना। 5 महीना। 11 6 महीना। 11 All are done? All are done? 11 मंथ। अब सब लोग म्यूट योरसेल्फ। मैम वो हम लोग को ऐसे करते हैं तो मैम तो सारे मंथ्स में तो 30 डेज होता है। 7 मैम। अरे एक मैं बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, अब मुझे फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दो। इसका भी सब जोड़ लिया मैम। मैं यही तो सवाल है कि पहले सवाल तो सुनो। मैंने अनम्यूट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि जो मुंह में आए बोल दो। फर्स्ट लिसन, आई जस्ट आस्क कि साल में कितने महीने होते हैं जिसमें सिर्फ 30 दिन होते हैं? 5 मंथ मैम। 5 मंथ। सबका आंसर है 5। 4 वाले सिर्फ सही है। अच्छा 2 4 वाले सिर्फ सही है, बाकी सब गलत है। 11 तो पता नहीं कौन बोल रहे हैं, वो तो हम उसको कुछ बोल नहीं सकते। आई एम स्पीचलेस। 4 हम बोले हैं मैम। इसमें 4 बोले हैं। 4 वाले सारे सही है, लेकिन 4 बहुत देर के बाद आया। अब ये बताने में इतना टाइम लग रहा है कि 4 महीने होते हैं साल में जिसमें सिर्फ 30 दिन होता है। अगर मैं यही पूछ लूं कि अच्छा बताओ कौन कौन, तो और ज्यादा टाइम लगेगा, राइट? बताओ कौन कौन। मैम जेंस अप्रैल, जून, नवंबर, अगस्त, नवंबर। अप्रैल, जून, अगस्त, नवंबर।
अप्रैल, जून, अगस्त, नवंबर अभी दूंगी खींच करके चाटा। अगस्त में नवंबर। अब समझ में आया मैं क्यों बताना चाह रही थी ये चीज? अब ठीक है, अब हो गया। नाउ आई एम म्यूटिंग यू ऑल अगेन, राइट। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो है ये इतना सिंपल है। किसी ने अगस्त बोला, किसी ने 5 महीना बोला, इसको हम बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। मैं आपको बताऊं ट्रिक, इसी को बोलते हैं निमोनिक। आसानी से किसी चीज को याद रखने का तरीका। एक सेकंड, ओके। आसानी से किसी चीज को याद रखने का तरीका। अब हम सीधा बोले आपको सजन याद कर लीजिए। सजन तो याद रख सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। और सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर, दैट्स इट। इतना आसान है। 4 महीना भी बोलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और नाम भी लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज यू हैव, आपने शॉर्ट फॉर्म कर लिया हर महीने का और एक शब्द बना लिया जिससे आप रिलेट कर सकते हैं, जिसको आप याद रख सकते हैं। दैट बिकम सजन, ठीक है ना, SAJN, जो आसानी से आपको याद हो जाएगा। और यही 4 महीने जिसमें 30 दिन होते हैं, फरवरी में 28 दिन ही होते हैं, इसीलिए एक अलग है, राइट। अब एक और बात, 7 सिस्टर्स है हमारे यहाँ। मैं फिर सबको अनम्यूट कर रही हूँ, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि 7 सिस्टर्स के नाम बताओ, 7 सिस्टर्स पहले हैं क्या? मैं बच्चों वाली बातें पूछ रही हूँ ताकि आपको पता चले कि जो लोग हायर लेवल का तैयारी करते हैं तो क्यों ये सारे ट्रिक्स उनको काम आते हैं। ईस्टर्न स्टेट्स के स्टेट को 7 सिस्टर बोलते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स को 7 सिस्टर्स बोलते हैं। कौन कौन से हैं ये? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, सिक्किम, पुडुचेरी। सिक्किम नहीं है, सिक्किम नहीं है, पांडिचेरी नहीं है, नागालैंड है, ठीक है। अब इसी चीज को बस हो गया, इतना ही पूछना था। वेल डन उज्जवल, तुमने लगभग सब कुछ सही ही बोला है। मैम हम बोले थे। कौन? जल्दी बोलिए। वेल डन, जिसने भी बोला था अच्छे से बोला था, सब सही हुआ है। अब आपको ये भी याद रखने का मैं तरीका बता देती हूँ कि व्हेन यू राइट एनीथिंग इन हिंदी, राइट डाउन ATM, ठीक है। और हिंदी में राइट डाउन आना मम्मी, ठीक है। इट्स एन अगेन न्यूमोनिक, जिससे आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लाइन आप याद रख सकते हैं और 7 सिस्टर्स बोल सकते हैं। ATM आना मम्मी, ठीक है। आकर आ, ना कर ना आना, म पे म के आगे दीर्घिकार, वो मम्मी, ठीक है। इंग्लिश में नहीं बोल रही हूँ मैं। ATM आना मम्मी, अब मम्मी अब हो गया, सिंपल है ये। अ से अरुणाचल प्रदेश, 3 से त्रिपुरा, M से मेघालय, मणिपुर आएगा बाद में। उसके बाद असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, दैट्स इट। मी, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। आना, असम, नागालैंड, सिंपल है। ये फ्रेजेज है, ये ट्रिक्स है, ये टेक्नोलॉजी है जिससे आप याद करते हैं। और जब आपको बहुत कुछ याद रखना होता है तो आप ऐसे सिंपल तरीके से याद करते हैं। और आपके ही सीनियर ने, मैंने बताया था जब इवोल्यूशन पढ़ाया था तो उन लोगों ने कहा था मैम अभी ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट को याद करने का हमने एक एक्रोनिम बना लिया है। क्या है? BMW, ठीक है ना। यानी BMW का मतलब ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट बाय मैक्स वेबर, ठीक है ना। तो ऐसे लोग करते हैं यूज इन सब चीजों को। ऐसे ही एक टर्म दिया था जॉर्ज T. डोरान ने, ठीक है ना। जॉर्ज T. डोरान ने एक एक्रोनिम, एक न्यूमोनिक क्वाइन किया था ये बताने के लिए कि ये जो आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं MBO का, ये ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? तो स्मार्ट होना चाहिए। What does it mean? S stands for specific. Specific बोले तो well defined, ठीक है ना। वेल डिफाइंड टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ बजट, इन टर्म्स ऑफ लेंथ, जो भी आपको करना है एकदम वेल डिफाइंड होना चाहिए। एग्जांपल देती हूँ, मुझे इस साल प्रॉफिट कमाना है। इट्स नॉट स्पेसिफिक गोल, इट्स नॉट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अगर मैं बोलूं कि मुझे इस साल 25% प्रॉफिट कमाना है, देन दैट बिकम्स इस साल यानी 1 साल के अंदर कितना कमाना, तो 25%। नाउ इट इज स्पेसिफिक, नाउ इट इज वेल डिफाइंड। अब आप इसके लिए कुछ काम कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको 1%, 2%, 5% भी प्रॉफिट होता है तो वो भी काउंट हो जाएगा। सिर्फ प्रॉफिट कमाना है तब तो ये भी प्रॉफिट है। कितना कमाना है, व्हेन यू डिफाइंड इट, किस टाइम फ्रेम में कमाना, व्हेन यू सेट इट, देन दैट बिकम्स स्पेसिफिक।
इससे भी ज्यादा स्पेसिफिक हो सकता है। मिजरेबल मतलब किस टर्म में, यानी अगर वो क्वांटिटेटिव है आप उसको नंबर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, तो आप उस फॉर्म में एक्सप्रेस करके बोले कि 50%, 60%, 20%, 50,000, 60,000, व्हाटएवर, जिसको आप नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप मेजरेबल नहीं है, अगर वो क्वालिटेटिव है, तो फिर गुड, बेटर, बेस्ट इस सेंस में आप कह सकते हो अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, मुझे ये करना। तो मेजरेबल मतलब होता है जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ज्यादातर चीजें हम नंबर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ठीक है उस फॉर्म में। और कुछ चीजें हैं जो क्वालिटेटिव होती है जिसको आप नंबर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो फिर आप डिफाइन करिए कि रेंज क्या रहेगा, ठीक है ना, इन बिटवीन द बेटर एंड बेस्ट, ठीक है ना, गुड से ऊपर है, बेटर एंड बेस्ट के बीच में हमको परफॉर्म करना है। क्लियर? तो आपका वो मेजरेबल होना चाहिए, यानी आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो गोल आपने सेट किया है, दैट शुड बी मेजरेबल। अचीवेबल, अचीवेबल मतलब जो अचीवेबल हो, जिसको जो हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसको करना पॉसिबल है, यानी गोल शुड बी अचीवेबल। कभी भी मैंने कहा, अभी कहा था कि अगर आपका गोल प्रैक्टिकल नहीं है, यानी रियलिस्टिक नहीं है, आपने कुछ बहुत हाई फाई गोल सेट कर लिया और गोल सेट करते समय ना आपने कैपेबिलिटी देखी, ना आपने रिसोर्सेज देखे, ना अपना टाइम अवेलेबिलिटी देखा, कुछ नहीं देखा, सीधा गोल सेट कर लिया, वैसे गोल्स अचीवेबल नहीं होते हैं। रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए जो अचीव करने लायक हो। कोई बोलेगा कि हम आसमान से चांद तारा ले आएंगे, वो हो सकता है किसी जमाने में अचीवेबल हो जाए, अभी के जमाने में तो अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है, राइट? तो ये सब बकवास ही है। कोई ऐसे बोले तो बोलो यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस बकवास, राइट? टॉक समथिंग सॉलिड, कॉन्क्रीट, राइट? हमसे कुछ कॉन्क्रीट बातचीत करो, ये सब बकवास की बातें हमसे मत किया करो। दैट मीन्स योर थिंग्स, वट एवर यू आर कमिटिंग टू समबडी, वट एवर यू आर स्पेसिफाइंग एज योर गोल, दैट शुड बी अचीवेबल प्रैक्टिकली, ठीक है, रियलिस्टिक होना चाहिए। तो अचीवेबल गोल कब होगा? जब आप गोल सेट करने से पहले एक बार अपनी स्थिति को चेक कर लेंगे, ठीक है ना, अपने रिसोर्सेज के बारे में सोच लेंगे, अपने समय के बारे में सोच लेंगे, और अपनी एबिलिटी कैपेबिलिटी के बारे में सोच लेंगे, ठीक है, तो आप अचीवेबल गोल्स सेट कर पाएंगे। ओके, अब अचीवेबल गोल्स का मतलब ये नहीं है कि तुम अगर 20% मार्क्स ला सकते हो या 50% मार्क्स ला सकते हो तो 50% ही तुम्हारा अचीव। यू कैन पुल योरसेल्फ, आप अपने आप को थोड़ा और स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन 50% मार्क्स लाने वाला बच्चा अगर खुद को पुल भी करे और पहली ही बार दफे बोल दे कि मैं इसी बार जो एग्जाम होगा उसमें 100% ले आऊंगा, तो थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाएगा, हो सकता है वो ना कर पाए। तो वो 50% मार्क्स लाने वाला बच्चा अगर सोचे कि नहीं इस टर्म में, अपकमिंग टर्म में मुझे 70 to 75 के बीच में रहना है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है ना, अगर वो ज्यादा अच्छे से पढ़े, मन लगा के पढ़े, तो ये अचीवेबल है, राइट? यानी आप छोटे छोटे स्मॉल लीप लीजिए, एक बार में कूदने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, छोटा छोटा एफर्ट लेकर के आगे बढ़ते चलो, अचीवेबल गोल्स आपको मिलते जाएंगे, यू फील मोटिवेटेड और आप ज्यादा अच्छा काम करेंगे। रेलिवेंट, रेलिवेंट का मतलब क्या होता है? समसामयिक, उस समय से उस चीज का रिलेशन होना चाहिए। सपोज करो कि अभी कोई बहुत अच्छा प्लान लेकर के आया, कोई बहुत अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजी है, लेकिन वो बिजनेस क्या चीज का है? तो अभी वो बिजनेस है डीवीडी का, ठीक है ना, डीवीडी प्लेयर का, कोई मतलब है वो, दैट इज नॉट रेलिवेंट। अब बहुत छोटे छोटे चीज आ गए हैं जिसपे उस चीज की उपयोगिता खत्म कर दी। अलार्म क्लॉक खत्म हो गई, उसकी यूज नहीं है, अब सबके पास मोबाइल है, सब अलार्म उसमें लगाता है। छोटे मोबाइल में भी ये सारे फैसिलिटी हैं जो 1200-1500 में आता है, राइट? तो रेलिवेंट चीजें या रेलिवेंट आइडियाज या रेलिवेंट प्लानिंग या रेलिवेंट गोल्स होना चाहिए जिसका उस समय में कोई डिमांड है, कोई इंपॉर्टेंस है। पुराने जमाने की बात करेंगे तो आपका कितना भी अच्छा प्लान है, ऑब्जेक्टिव है, आप अचीव भी कर लेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। समझ में आया? इसीलिए दैट शुड बी रेलिवेंट, उस समय के मुताबिक होना चाहिए। टाइम ओरिएंटेड, 3 साल का बीसीए का कोर्स है, ध्यान से सुन लो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों, ये 3 साल में ही खत्म करना है। अगर ये 5 साल में खत्म करेंगे तो कुछ मतलब नहीं बनेगा इस कोर्स का, ठीक है ना, आपका कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। टाइम फ्रेम, इसीलिए हर चीज को एक टाइम में बांध दिया जाता है कि इस टाइम तक आपको ये खत्म करना, ये एग्जाम इस टाइम तक चलेगा, खत्म हो जाएगा, दैट्स व्हाई, ताकि आपका जो पूरा ग्रोथ है, जो आपका डेवलपमेंट है आपके किसी भी काम का, वो उस टाइम तक खत्म हो जाए। टाइम ओरिएंटेड होना चाहिए आपका गोल। आपको अगर 50% ग्रोथ अचीव करना है तो आप डिसाइड करिए कि ये इस 6 महीने में करना है, 1 साल में करना है या 2 साल में करना है। अदरवाइज कब तक करेंगे आपको पता ही नहीं, आप लगातार मेहनत किए जा रहे और पता ही नहीं है कि ये अचीव कब होगा, ताकि मैं दूसरा गोल सेट करूं, राइट? तो आपका गोल, हर गोल को एक टाइम दे दीजिए कि मैं इस टाइम तक इसको खत्म कर लूंगा, ठीक है, और फिर आप दूसरे गोल की तरफ बढ़ सकते हैं। This is how organization works. This is how an individual develops, right?
ठीक है, अब कुछ पूछना है? वी आर डन विथ दिस मैनेजमेंट थियरी, मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी बाय पीटर ड्रकर। आपको कुछ पूछना है इसमें? एक सेकेंड मनीष, या पूछिए। मैम वंस अगेन स्पेसिफिक और रिलेवेंट। स्पेसिफिक और रेलिवेंट, ठीक है। स्पेसिफिक का मतलब होता है स्पेसिफाई करना, वेल डिफाइंड करना, एक बहुत हेवी नहीं छोड़ना किसी भी चीज को। कि जैसे मैं बोलूं आपको कि जी अच्छा ठीक है, पास करने के लिए कितना परसेंट चाहिए मुझे नहीं मालूम, ठीक है, मुझे सच में नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि फर्स्ट करने के लिए नॉर्मली एक गवर्नमेंट का नॉर्म है, या फिर कहीं पे भी लोग बोलते हैं कि 60% एंड मोर देन दैट बिकम्स फर्स्ट डिवीजन, राइट। अब आपने स्पेसिफाई कर दिया ना कि फर्स्ट डिवीजन की कैटेगरी में कौन कौन से बच्चे जाएंगे। ऑल दोज स्टूडेंट्स हु अचीव, हु एबल टू टेक मार्क्स more than 60% or more than 60% will becomes under the category of first division, right। अब स्पेसिफिक हुआ, सी आपने क्या क्या बोल दिया, डिफाइन कर दिया कि 60% से ऊपर वाले बच्चे फर्स्ट डिवीजन में। अगर ये आप नहीं करेंगे, ये एक मिनट जया, आई विल अलाउ यू, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। तो जब तक आप क्या करते हैं वे स्पेसिफाई नहीं कर देते हैं, तब तक आपका गोल कैसे सेट होगा? 60% यानी फर्स्ट डिवीजन, मोर देन 75% मतलब कि डिस्टिंक्शन। तो ये स्पेसिफिक हो गया ना। तो आपने जैसे ही वो डिफाइन कर दिया किसी भी चीज को अचीव करना, 3 साल में ये एग्जाम क्रैक कर लूंगा, ठीक है ना। 3 साल में यानी कि आपने क्या क्या स्पेसिफिक कर रहे हो कि आप यूपीएससी का एग्जाम, कौन सा एग्जाम? तो यूपीएससी का एग्जाम। कितना साल? तो 3 अटेम्प्ट। अब आपने क्या क्या वेल डिफाइन कर लिया है अपने गोल को कि मैं इतने अटेम्प्ट में इस एग्जाम को खत्म कर लूंगा, समझ में, अकम्पलिश कर लूंगा। समझ में आया मनीष? स्पेसिफिक समझ में आया? यस मैम। ठीक है। रेलिवेंट एक बार और बता दो। रेलिवेंट का मतलब होता है कि उस समय के मुताबिक, ठीक है, उस समय के मुताबिक बताती हूँ। ठीक है, कश्मीर में जाकर के तुम एकदम फैब इंडिया का एकदम कंपनी खोल दो। फैब इंडिया मतलब एकदम से कॉटन, जो फाइन कॉटन फैब्रिक्स होते हैं, आप वो बिजनेस स्टार्ट करिए, चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, क्योंकि वहां पे ठंडा होता है, गर्मी में डिमांड होता है कॉटन का। जाकर साउथ इंडिया में खोलो, और ऐसे भी साउथ इंडिया में इन सब चीजों का डिमांड ज्यादा है, वहां पे ज्यादा स्कॉचिंग सन होता है, ज्यादा हीट होता है, तो वहां पे लोग ज्यादा फाइन कॉटन पसंद करते हैं। कश्मीर में आप उलेन का बिजनेस खोलिए, वहां के लिए वो रेलिवेंट है। समझ में आया? यानी कि समय के लिए, जगह के लिए, प्लेस के लिए जो चीज रेलिवेंट है वो चीजों का आप यूज करिए। अदरवाइज किसी और तरह के गोल्स को आप अचीव कर भी लेते हैं तो ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। गेटिंग द पॉइंट? जल्दी बताओ मनीष, अनम्यूट कर सकते हो खुद को। यस मैम। ठीक है, चलो जया आप तुम्हारे क्वेश्चन पे आते हैं, बताइए क्या क्वेश्चन है। मैम ये पांचों जो है वो पर्पस है ना, ये जो भी बताइए आप। दिस इज अ ट्रिक, दिस इज अ ट्रिक टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स, राइट। आप जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन करोगे ना मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में, उस ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने के लिए स्मार्ट एक तरीका है, ठीक है ना। व्हेन यू डू, जब आपका ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होगा, मेजरेबल होगा, अचीवेबल होगा, रेलिवेंट होगा एंड टाइम ओरिएंटेड होगा, तो क्या होगा? आपका वो ऑब्जेक्टिव ज्यादा अच्छा होगा और ज्यादा चांसेस होंगे कि आप उसको अकम्पलिश कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। ठीक है, ठीक। तो आज का क्लास खत्म। 1 मिनट, 2 बच्चे ने और हैंड रेज किया। यस, आस्क कृतिका। टाइम ओरिएंटेड मैम एक बार फिर से समझा दीजिए। टाइम ओरिएंटेड मतलब होता है कि एक टाइम फ्रेम दे देना, किसी भी काम को आप कितने दिन में अचीव करेंगे। कोई भी तुम्हें मैंने अभी कहा ना, तुम्हें बीसीए करना है तो बीसीए के लिए एक टाइम फ्रेम दिया है तुम्हें गवर्नमेंट ने कि 3 साल में खत्म करना है, ये 3 साल की ही डिग्री कोर्स है, उतने में खत्म हो जाना चाहिए, राइट। अगर आप 3 साल में नहीं खत्म करते हैं तो फिर वो ऑब्जेक्टिव आप अगर प्राप्त भी कर लेते हैं, आप उसके बाद कुछ भी कर ले, क्या वैल्यू होगा उस चीज का? नहीं होगा, उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं होगा। इसीलिए कोई भी जब आप गोल सेट करते हो तो उसके साथ एक टाइम फैक्टर ऐड कर दीजिए कि मैं इतने समय में इस काम को खत्म कर लूंगा। ठीक है, ओके। अब अटेंडेंस ले लेते हैं सब लोग। कुछ देर के लिए म्यूटेड रहना, मैं अनम्यूट करती हूँ।
ओके ठीक है, बैच 1 के बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे। मैंने आप सबको अनम्यूट ऐसे अलाउ कर दिया है। 1 2 3 4 5 प्रेजेंट मैम। जी मैम। अच्छा ठीक है, रोल अपने 5 अपने मैम। टर्न में सब लोग बोलेंगे, ठीक है? थोड़ा अटेंटिव हो जाइए। 6 7 8 9 प्रेजेंट मैम। 10 यस मैम। 11 प्रेजेंट मैम। 12 यस मैम। 13 14 15 16 यस मैम। 17 यस मैम। 18 प्रेजेंट मैम। 19 20 present, ma'am. 21 21 22 23 प्रेजेंट मैम। okay 23 24 25 Yes, ma'am. Ma'am, 25. okay 26 27 28 29 यस मैम। 30 यस मैम। 30 31 32 33 Ma'am, 33. 34 Present, ma'am. 35 okay 35 36 प्रेजेंट मैम। 35 37 यस मैम। 37 okay 38 प्रेजेंट मैम। 39 40 41 यस मैम। 42 43 44 45 46 47 47 wait till your turn 48 मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है अभी? आ रही है मैम। नहीं मैम, आ रही है आवाज प्रॉपर आ रही है। 48 49 50 आ रही है मैम, प्रॉपर आवाज आ रही है। 51 52 प्रेजेंट मैम। 52 53 54 यस मैम। 54 55 यस मैम। 55 56 प्रेजेंट मैम। 57 Present, ma'am. 58 Present, 59 ma'am. 59 प्रेजेंट मैम। 60 यस मैम। 60 61 यस मैम। 61 62 मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे आ रही है, आप बस अपने टाइम में बोलो। मैम योर वॉइस इज टू लो। 62 प्रेजेंट मैम। 63 यस मैम। 64 Yes, ma'am. 65 66 यस मैम। 66 67 68 69 70 प्रेजेंट मैम। 70 71 72 Yes, ma'am. यस 71. मैम। मैम 72 मैम मेरा लास्ट क्लास डन का भी मिस हो गया था। डन दोनों क्लास का बना हुआ जया, निश्चित रहो। 73 74 75 75 ओके 72 हो गया है। 76 75 मैम। हाँ बना दिया। 76 77 78 Yes, ma'am. 78. 79 यस मैम। 80 अब नहीं है कोई इसमें। ओके Should we leave now, ma'am? या ऑफ कोर्स Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। BCA बैच 2 एक सेकंड एक सेकंड वन यस मैम। 1 ओके 2 यस मैम। 1 प्रेजेंट मैम। 3 2 मैम। यस मैम। 3 मैम। आप बस यस बोलते जाइए अपने टाइम में, मैं एक बना दूंगी आप लोग का। 2 मैम। हाँ हो जाए। अब हम 4 यस मैम। ओके 5 Present, ma'am. 6 7 8 Yes, ma'am. 7. 9 9 प्रेजेंट मैम। 10 11 यस मैम। 12 यस मैम। 13 14 14
मैम 12 कंप्लीट। हाँ 15, Yes, ma'am. 15. 16, 17, Yes, ma'am. 18, Yes, ma'am. 19, 20, Yes, ma'am. 20 है क्या? ओके 21, 22, 23, Present, ma'am. 24, Present, ma'am. Present. 25, Present, ma'am. 25. 27, 28, Yes, ma'am. 29, Yes, ma'am. 30, 31, Present, ma'am. 32, Present, ma'am. 33, 34, Present, ma'am. 35, okay 35, Present, ma'am. 35. 36, 37, 36 present. 36 present. हो गया अभिनय यादव, कितनी बार बोलोगे? 37 present, ma'am. Thank you, ma'am. 38, Present, ma'am. 39, Yes, ma'am. 40, 41, 42, 43. Yes, sir. 42. Yes, ma'am. 43. Okay, 44, 45, 45%, ma'am. 46, 47, 48, 49, Yes, ma'am. 49. 50, Yes, ma'am. 50. 51, Present, ma'am. 52, Yes, ma'am. 53, 54, 55, Yes, ma'am. 55. 56, 57, 58, Present, ma'am. 58. 59, 60. Yes, ma'am. 59. 60 Okay. मैम प्रेजेंट। दोनों का हो गया। 61, Present, ma'am. 61. 62, Ma'am, 56 छूट गया। चलो बना दिया। 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, Present, ma'am. 69. 70, 70, 71, 72, Yes, ma'am. 73, Yes, ma'am. 74, Present, ma'am. 75, 76, Present, ma'am. 77, Present, ma'am. 78, Present, ma'am. 78. 79, 80, 81, Yes, ma'am. 82, 83, Yes, ma'am. 84, Present, ma'am. 85, 85, Yes, ma'am. 86, 87, Yes, ma'am. 88, 88, 89, 90, 90 present, ma'am. 91, 92, Yes, ma'am. 92. 93, Present, ma'am. 94, Present, ma'am. 94, Present, 95, ma'am. done. 95, 96, 96, 97, Yes, ma'am. 97. 98, Present, ma'am. 98. 99, 100, Yes, ma'am. 100. 101, 101, 102, Present, ma'am. 103, 104, Yes, ma'am. 105, Yes, ma'am. 106, Yes, ma'am. 107, Present, ma'am. 108, Yes, ma'am. 109, 109, 109, भाई अलग रहता है। 3 तरह के सब्जी मतलब सब्जी खाई यार अनम्यूट म्यूट कर लो भाई, पर्सनल बात में म्यूट करके रखो भाई। चलो 109, 110, Yes, ma'am. 111, 112, 113, 112 मैम। हो गया 113, बना दिया उसको खाना खाना। Excuse me, ma'am. 101 का माइक ऑन नहीं हो रहा है। 101, ओके आखिरी माइक ऑन नहीं हो रहा है। डन, ओके मैम 130. हाँ बना दिया। 113, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Present. 114, 115, Yes, ma'am. 116, Present, ma'am. 117, Present, ma'am. 18, Present, ma'am. 19, Yes, ma'am. 20, Present, ma'am. 21, Present, ma'am. 22, Present, ma'am. 23,
24, 25, 125, 126, 127. Yes, ma'am. 128. Yes, ma'am. 129. 130. Yes, ma'am. 131. 130, ma'am. हाँ हो गया. 131. 132. 133. Present, ma'am. बैठ के ना खा 133. मार तब राख से मुंह फोड़ दे. Present, ma'am. बन गया. कौन है यार, कौन है? कथी भेलो? नाम बताओ कौन है? तूने ना है. This is हिमांशु. मैम हिमांशु कुमार. 127. एक मिनट. क्या हुआ मैम? तबड़ाक से मुंह फोड़ेगा इसीलिए मैम पूछ रही है. तो भाई ऐसे ऐसा क्यों बोल रहे हो? अटेंडेंस हो रहा है ना. 127. 127. मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी ऐसे सारे बच्चे को जो इस तरह की बातें बोलेगा या फिर उसको प्रमोट भी करेगा. किसी और ने बोला तो आपको भी रिपीट करने की जरूरत नहीं है. 133, 134, 135, Yes, ma'am. 136, 137, 137, 138, 139, 140. 140. एक मिनट. अटेंडेंस नहीं लूं क्या आप लोगों का? 147, 48. आप लोग का अटेंडेंस छोड़ दूं क्या? मैम हैंड राइज करके ले लीजिए ना. 143 करके अटेंडेंस नहीं होता है. ठीक है ना? 143. अगर इस तरह से करेंगे अपने क्लास में तो आपका अटेंडेंस लेना मैं बंद कर दूंगी नेक्स्ट क्लास से. 140, 141, 142, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148. Yes, ma'am. 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159. Yes, ma'am. 160, 161. 159, ma'am. हो गया. 161, 162, 163 हो गया सारा. ठीक है, अब आप लोग लीव कर सकते हैं क्लास को. और जब क्लास में होते तो ये आप चाहे जहां से भी क्लास कर रहे हो ये आपका क्लास ही होता है. ठीक है ना? तो आसपास या तो आप इस तरह से इंश्योर करिए कि क्या है. कुछ लोग हैंड रेज किए हुए हैं अभी. मैम कुंदन भैया कचरा कर देते क्लास. मैम 139. ठीक है. 148. क्यों तुमने बोला नहीं था क्या 148? हम बोला था, आवाज नहीं जा रहा था. मुझे आ रही है आवाज. ठीक है, थैंक यू. बाकी उज्जवल ठीक है, आपका मार्क हो चुका है. यू आर रेज हैंड. एनी क्वेश्चंस? मैम नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या प्लानिंग कवर करेंगे सेकंड चैप्टर से? हाँ हाँ, अब प्लानिंग स्टार्ट करेंगे हम. ठीक है, ये खत्म हो चुका है, प्लानिंग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, थैंक यू.